अगर किसी इंसान से ये कहा जाए कि जिसे वो आज तक दुनिया का सबसे गहरा प्यार समझता आया है, वो असल में प्यार है ही नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब वो प्यार नहीं है बल्कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील या अधिकार जताने का एक छिपा हुआ तरीका है। तो कैसा लगेगा? ओह, जाहिर सी बात है, ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा और शायद थोड़ा चुभने वाला भी लगे। बिल्कुल। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी आसानी से कह देते हैं ना कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बैंक बैलेंस। हाँ, कहते ही हैं। और यहाँ तक तो बात एकदम साफ है कि जो चीज़ इंसान ने खुद अर्जित की है वो उसकी संपत्ति है। लेकिन लेकिन गणित तब उलझ जाता है जब हम उसी सांस में बिल्कुल उसी लहजे में कहते हैं मेरी पत्नी, मेरा पति या मेरा बच्चा। बिल्कुल सही बात है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय कुछ ऐसी ही स्रोत सामग्री और नोट्स पर आधारित है जो ओशो के विचारों से लिए गए हैं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि रिश्तों में ये जो अधिकार है यानी पोजेशन और सच्चे प्रेम के बीच का असली अंतर क्या है और कैसे हमारी भाषा हमारी सोच को आकार देती है। हाँ, और इस चर्चा की गहराइयों में उतरने से पहले ना, एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बताइए। हम जिन स्रोत सामग्रियों पर बात कर रहे हैं उनमें ओशो के विचार शामिल हैं और विवाह, परिवार या सामाजिक ढांचों को लेकर उनके जो विचार हैं वो अक्सर काफी विवादास्पद माने जाते हैं। हाँ, आम मान्यताओं से तो बहुत अलग है। एग्जैक्टली। तो हमारा उद्देश्य यहाँ इन विचारों का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एक विश्लेषक के तौर पर हम केवल उस तर्क और मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इन नोट्स में है। ये देखना चाहते हैं कि जब कोई विचारक हमारी सबसे बुनियादी सामाजिक संरचनाओं पर सवाल उठाता है तो उसका आधार क्या होता है। एकदम सही। और ये निष्पक्षता बहुत जरूरी भी है क्योंकि आज के विषय में भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो सकती हैं। तो चलिए उसी बात से शुरुआत करते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, भाषा का इस्तेमाल। भाषा। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि ओशो ने ये जो मेरा शब्द है ना, उस पर ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। हाँ, उन्होंने कहा था कि माय वाइफ या माय हस्बैंड कहना कोई सामान्य बात नहीं है। मतलब ये सिर्फ व्याकरण का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सवाल था कि मेरा क्यों? क्या इंसान कोई संपत्ति है जिसे खरीदा या जीता गया हो? ये विचार तो अपने आप में हमारी रोजमर्रा की बातचीत को कटघरे में खड़ा कर देता है। असल में ये भाषा के भ्रम की शुरुआत है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि भाषा सिर्फ अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है। हाँ, कम्युनिकेशन टूल। हाँ, लेकिन अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो भाषा हमारी सोच, हमारी मानसिकता और हमारे अवचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड को आकार देती है। अच्छा। स्रोत में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए मेरा शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो अनजाने में ही एक स्वामित्व का अनुबंध या कहें तो एक ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहा होता है। लेकिन यहाँ मुझे एक चुनौती दिख रही है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरी पत्नी या मेरा पति, तो क्या ये सिर्फ अपनापन और गहरा स्नेह जताने का एक तरीका नहीं है? वो कैसे? मतलब जब हम कहते हैं मेरा देश या मेरा शहर, तो हम उस पर कोई मालिकाना हक थोड़ी जता रहे होते हैं। हम तो बस एक जुड़ाव महसूस कर रहे होते हैं। पॉइंट है। तो क्या रिश्तों में मेरा कहने को सीधे तौर पर किसी प्रॉपर्टी डील से जोड़ देना बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं है? देखिए, ये तर्क सुनने में बिल्कुल सही लगता है कि मेरा शब्द सिर्फ स्नेह का प्रतीक है, लेकिन स्रोत सामग्री इस बात की परतें खोलती है कि कैसे स्नेह और स्वामित्व के बीच का अंतर धीरे धीरे मिट जाता है। वो कैसे मिटता है? जब हम मेरा शहर कहते हैं ना, तो हम शहर से ये उम्मीद नहीं करते कि वो हमारी हर बात मानेगा। हाँ, शहर हमारी इच्छा के अनुसार तो नहीं चलेगा। बिल्कुल। लेकिन जब इंसानी रिश्तों में मेरा जुड़ता है तो उसके पीछे इंसानी दिमाग की एक बहुत गहरी कमजोरी काम कर रही होती है, और वो कमजोरी है अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी से डर। इंसान को अनिश्चितता से तो डर लगता ही है। हाँ, इंसानी दिमाग को बदलाव पसंद नहीं है और एक जीवित इंसान हमेशा बदलता रहता है, उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं और यही चीजें अनिश्चितता पैदा करती हैं। अच्छा, तो दिमाग इस अनिश्चितता को कैसे संभालता है? दिमाग इस अनिश्चितता को खत्म करने के लिए उस इंसान को एक वस्तु या ऑब्जेक्ट की तरह लेबल कर देता है। ये मेरा है कहकर दिमाग खुद को तसल्ली देता है कि अब ये चीज कहीं नहीं जाएगी। अरे बाप रे, मतलब हम सुरक्षा के लिए दूसरे इंसान को वस्तु बना देते हैं। हाँ, और स्रोत के अनुसार यहीं से सारी समस्या शुरू होती है।
जब किसी इंसान को अवचेतन रूप से एक संपत्ति मान लिया जाता है तो सबसे पहली चीज जो खत्म होती है वो है उस व्यक्ति की निजता और उसका सम्मान। इसका मतलब यह है कि हम सुरक्षा महसूस करने के लिए दूसरे व्यक्ति को अनजाने में एक निर्जीव वस्तु में बदल रहे हैं। बिल्कुल। और जब कोई इंसान हमारे लिए सिर्फ एक वस्तु बन जाता है तो जाहिर है कि एक वस्तु से आत्मीयता या इंटीमेसी तो नहीं की जा सकती। सही कहा। आत्मीयता तो दो जीवित स्वतंत्र चेतनाओं के बीच होती है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, लेकिन मैं सोच रहा था ये मानसिकता, ये स्वामित्व का भाव हमारी भावनाओं को जमीनी स्तर पर कैसे बदलता है। स्रोत में एक जगह प्रेम को एक प्रवाह या फ्लो कहा गया है ना। हाँ, प्रवाह और अधिकार को एक पिंजरा बताया गया है। तो ये प्रवाह और पिंजरे का क्या कॉन्सेप्ट है? ये प्रवाह और पिंजरे का अंतर ना इस पूरे दर्शन का केंद्र है। इसे इस तरह से समझिए, प्रेम की मूल प्रकृति है आजादी देना। प्रवाह का मतलब है कि जो चीज बह रही है वो ताजा है, जिंदा है। इसके विपरीत अधिकार या पोजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नियंत्रण स्थापित करना। बिल्कुल, कब्जा करना। हाँ, तो जब किसी चीज पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है तो वो एक पिंजरे का रूप ले लेती है। जब कोई इंसान किसी रिश्ते को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो वो असल में प्रेम से दूर जा रहा होता है और डर के करीब पहुंच रहा होता है। एग्जैक्टली। जहां स्वामित्व है वहां ये डर हमेशा बना रहेगा कि कहीं मेरी संपत्ति कोई और न ले जाए या वो संपत्ति खुद ही मुझसे छिटक कर दूर न चली जाए। अगर हम इसे और गहराई से देखें ना तो ये डर कई और नकारात्मक भावनाओं को भी जन्म देता है। मुझे यहाँ एक बहुत सटीक उदाहरण याद आ रहा है। कौन सा उदाहरण? प्यार और अधिकार का फर्क उस मुट्ठी की तरह है जिसमें सूखी रेत भरी हो। अरे वाह, हाँ। मतलब जब तक हथेली खुली है रेत आपके हाथ में सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही कोई इंसान डर के मारे मुट्ठी भींचकर उस रेत पर कब्जा करना चाहता है तो क्या होता है? रेत उंगलियों के बीच से फिसलकर गिरने लगती है। बिल्कुल। पकड़ जितनी मजबूत होती है नुकसान उतना ही ज्यादा होता है। स्रोत भी तो यही कहता है कि इसी खोने के डर से ईर्ष्या यानी जेलसी पैदा होती है और फिर शक जन्म लेता है। ये रेत वाला उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है इस बात पर। और अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें तो ईर्ष्या कोई प्रेम का सबूत नहीं है, जबकि फिल्मों और कहानियों में तो इसे बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है ना। हाँ, समाज में लोग अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जहाँ प्यार है वहाँ थोड़ी ईर्ष्या तो होगी ही। लेकिन ओशो के विचारों पर आधारित ये स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि ईर्ष्या पूरी तरह से असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी का परिणाम है। मतलब जब इंसान अंदर से खाली महसूस करता है। हाँ, जब इंसान खुद को भीतर से अधूरा महसूस करता है तो उसका अहंकार यानी ईगो बाहरी चीजों पर कब्जा करके उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ये सब अहंकार का खेल है। बिल्कुल। अहंकार हमेशा यही कहता है, मेरा रुतबा, मेरी दौलत और मेरे नियंत्रण में रहने वाले लोग। यानी अहंकार के लिए दूसरे लोग सिर्फ उसके खुद के विस्तार का एक साधन बन जाते हैं। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। अहंकार दूसरे इंसान को अपनी कहानी का बस एक पुतला बना देता है। हाँ, ऐसा ही है। मतलब जब कोई इंसान अहंकार के वशीभूत होकर दूसरे को एक खूबसूरत सोने के पिंजरे में रख देता है तो पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, उसमें कैद पक्षी अपनी मूल प्रकृति भूल जाता है। वो उड़ना भूल जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ फिर एक बहुत व्यवहारिक सवाल उठता है। इंसानी दिमाग जिस तरह से विकसित हुआ है वो तो हमेशा सुरक्षा खोजता है। वो हमारी इवोल्यूशनरी प्रकृति है। तो क्या पूरी तरह से बिना किसी डर या असुरक्षा के, बिना किसी ठहराव की उम्मीद किए प्रेम करना किसी भी इंसान के लिए संभव है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि क्या बिना अधिकार जताए रिश्ता महज एक उदासीनता या एपैथी में नहीं बदल जाएगा? प्रथा में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? उदासीनता का मतलब है किसी की परवाह ही न करना, जबकि बिना अधिकार के प्रेम करने का मतलब है गहरी परवाह करना, लेकिन बदले में कोई शर्त न थोपना। बिना किसी शर्त के। स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि लोग वस्तुएं नहीं है, लोगों से प्रेम करो, उन पर अधिकार मत जमाओ। बात तो सही है। जब हम किसी को पिंजरे में रखते हैं तो वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ एक निर्भरता है, डिपेंडेंसी है। असली प्रेम डर की गैर मौजूदगी में ही पैदा हो सकता है। ये चुनौतीपूर्ण जरूर है, क्योंकि ये इंसान की बुनियादी सुरक्षा खोजने की प्रवृत्ति के बिल्कुल खिलाफ जाता है। हाँ, लेकिन स्रोत इसी को चेतना का उच्चतम स्तर मानता है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने सबसे करीबी रिश्तों में वास्तव में क्या कर रहे हैं। अब अगर हम रोमांटिक रिश्तों से थोड़ा आगे बढ़ें, हाँ, तो स्रोत सामग्री एक ऐसे रिश्ते पर भी गहराई से बात करती है
जिसे मानव समाज में सबसे पवित्र, सबसे निस्वार्थ और बिना किसी शर्त का माना जाता है। आप माता-पिता और बच्चे के रिश्ते की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो क्या इंसान का ये सूक्ष्म अहंकार और स्वामित्व की भावना इस रिश्ते में भी घुसपैठ करती है? शायद इस रिश्ते में अहंकार सबसे ज्यादा छिपे हुए और गहरे रूप में मौजूद होता है। अरे बाप रे, कैसे? स्रोत के अनुसार ओशो ने मेरा बच्चा कहने की मानसिकता पर भी तीखे सवाल उठाए थे। एक आम धारणा है कि माता-पिता ने बच्चे को जन्म दिया है, इसीलिए वो उसके मालिक हैं। हाँ, समाज तो ऐसा ही मानता है। लेकिन विचारक का दृष्टिकोण ये है कि बच्चा कोई संपत्ति नहीं है। बच्चा एक स्वतंत्र, अद्वितीय अस्तित्व है, एक यूनिक बीइंग है। वो माता-पिता के माध्यम से इस दुनिया में आया है, लेकिन वो उनका विस्तार या उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ मुझे थोड़ा रुक कर ना इस विचार को चुनौती देनी होगी। बताइए। ये बात समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को काफी बेचैन करने वाली लग सकती है। मतलब एक माता पिता अपना पूरा जीवन, अपना हर सुख चैन, अपनी पूरी कमाई अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा देते हैं। हाँ, बिल्कुल लगाते हैं। तो अगर हम एक माली और पौधे का उदाहरण लें, अगर एक माली एक पौधा लगाता है, उसे रोज पानी देता है, उसे धूप और तूफान से बचाता है, तो क्या उसका उस पौधे से लगाव होना या उससे अच्छे फूलों की उम्मीद करना गलत है? क्या इस प्रभुत्व और बच्चों की सुरक्षा के बीच की रेखा बहुत धुंधली नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पालन पोषण को गलती से नियंत्रण का नाम दे रहे हैं? देखिए, ये माली का उदाहरण इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए एकदम बेहतरीन है। इस बात को थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए। एक सच्चा माली क्या करता है? वो पौधे को खाद देता है, पानी देता है और उसे बाहरी खतरों से बचाता है। बिल्कुल, वही उसका काम है। लेकिन वो ये कभी तय नहीं करता कि अगर उसने गुलाब का पौधा लगाया है तो उसमें चमेली के फूल खिलने चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। है ना? वो पौधे को उसकी अपनी आंतरिक प्रकृति के अनुसार विकसित होने की पूरी स्वतंत्रता देता है। स्रोत के अनुसार यही सच्चा पालन पोषण या नर्चरिंग है। तो फिर इसी उदाहरण में प्रभुत्व या डोमिनेशन कैसे दिखेगा? प्रभुत्व तब शुरू होता है जब वो माली उस पौधे की शाखाओं को जबरदस्ती मोड़ने लगता है। अच्छा। वो उसे अपनी पसंद का आकार देने की कोशिश करता है, ये भूलकर कि पौधे की अपनी एक स्वाभाविक बनावट है। अब मैं समझ रहा हूँ। माता पिता अक्सर बच्चों पर अपनी उम्मीदें थोप देते हैं। बिल्कुल, वे अपने अधूरे सपने बच्चों के जरिए पूरे करना चाहते हैं। अगर कोई पिता कहता है मैं डॉक्टर नहीं बन पाया इसलिए मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो ये पालन पोषण नहीं है। तो ये क्या है? ये अपने ही अहंकार को संतुष्ट करने का एक तरीका है। इंसान अपने जीवन की नश्वरता, मॉर्टैलिटी से डरता है और उसे लगता है कि उसके बच्चे उसके विचारों और उसके नाम को जिंदा रखेंगे। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है। तो फिर बच्चों के लिए असली प्रेम क्या होगा? बच्चों को पूरी तरह से उनका अपना स्पेस देना, उन्हें वो बनने देना जो वे वास्तव में अंदर से हैं। यही असली प्रेम है। क्या बात है! ये विश्लेषण बहुत सी परतों को खोल देता है। इसका मतलब है कि प्यार पौधे को पानी देने में है, उसकी शाखाओं को जबरदस्ती अपनी मर्जी के सांचे में ढालने में नहीं। बिल्कुल सही। अक्सर जिसे समाज जिम्मेदारी का नाम देता है ना, वो नियंत्रण का ही एक बहुत ही परिष्कृत और छिपा हुआ रूप होता है। हाँ, बहुत ही सटल फॉर्म होता है कंट्रोल का। अब जब हम इन सब बातों को एक साथ पिरोकर देखते हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो या माता पिता और बच्चे का, तो एक बहुत ही अहम सवाल सामने खड़ा हो जाता है। वो क्या? अगर हम हर रिश्ते से इस अधिकार, इस नियंत्रण और इस मेरेपन की भावना को पूरी तरह हटा दें, तो अंततः एक रिश्ते में बचता क्या है? क्या इतनी जरा सी तंत्रता किसी भी रिश्ते के बुनियादी ढांचे को तोड़ नहीं देगी, या फिर ये उसे एक नई मजबूती देगी? स्रोत सामग्री इस पर एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया पेश करती है। जब किसी भी रिश्ते से नियंत्रण और स्वामित्व का भारी बोझ हट जाता है, तो जो चीज पीछे छूटती है वही सच्ची आत्मीयता है, यानी इंटीमेसी। हाँ, इंटीमेसी। ये एक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है कि इंसान जिस चीज को कस कर पकड़ना चाहता है वो उसी को नष्ट कर देता है। वो रेत वाली बात। बिल्कुल, प्रेम केवल वहीं पनप सकता है जहां पूरी स्वतंत्रता हो, गहरा विश्वास हो और एक दूसरे के लिए पर्याप्त मानसिक जगह हो, मतलब स्पेस हो। हाँ, जब पिंजरा नहीं होता तो पक्षी इसलिए आपके पास नहीं रहता क्योंकि वो मजबूर है, बल्कि इसलिए रहता है क्योंकि वो रहना चाहता है। ये बहुत खूबसूरत विचार है। और यहाँ एक और भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है, जो इन नोट्स में स्पष्ट किया गया है। अच्छा, वो कौन सा भ्रम है?
ये भ्रम कि इस दर्शन का मतलब विवाह या परिवार को खत्म करना है। तो ऐसा नहीं है। नहीं, ओशो वास्तव में विवाह जैसी संस्था के या साथ रहने के खिलाफ नहीं थे। वे अचेतन स्वामित्व यानी अनकॉन्शियस ओनरशिप के खिलाफ थे। दो लोग बिल्कुल साथ रह सकते हैं, वे एक खूबसूरत परिवार बना सकते हैं, लेकिन मुख्य सवाल ये है कि क्या वे एक दूसरे पर कोई मालिकाना हक जताए बिना, एक दूसरे को एक चीज समझे बिना साथ रह सकते हैं? ये तो बहुत ही बारीक रेखा है। बहुत बारीक ये है। वाकई एक बहुत पतली लकीर है अधिकार और आत्मीयता के बीच की। हम इंसान अक्सर ये सोचने की गलती कर बैठते हैं कि अगर किसी इंसान पर हमारा कानूनी या सामाजिक अधिकार है तो हम सुरक्षित हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित है। बिल्कुल, अधिकार सुरक्षा का एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है। ये ऐसा एहसास देता है कि चीजें, परिस्थितियां और इंसान हमारे पूरे नियंत्रण में हैं। लेकिन इस तथाकथित सुरक्षा की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? क्या कीमत है इसकी? इसकी कीमत है उस रिश्ते की गहराई का खो जाना। आत्मीयता केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही सांस ले सकती है। इंसान अपने असली और प्रामाणिक रूप में कैसे सामने आ सकता है? वो तो सिर्फ एक भूमिका निभाता रहेगा। एग्जैक्टली, वो बस एक रोल प्ले करेगा। तो अगर इस पूरी गहरी और थोड़ी असहज करने वाली चर्चा को समेटने की कोशिश की जाए, मेरा मतलब है, तो यहाँ सबसे दिलचस्प और विचारणीय बात ये निकल कर आती है कि इंसान अकेलेपन से बचने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए बड़े जतन से एक पिंजरा बनाता है और वो उस पिंजरे को रिश्ता नाम देता है। हाँ। लेकिन विडंबना देखिए कि उसी पिंजरे के कारण, उस लगातार अधिकार जताने की आदत के कारण, वो उस आत्मीयता और उस असली जुड़ाव को ही खो देता है जिसके लिए उसने मूल रूप से वो पिंजरा बनाया था। ये निष्कर्ष ना इस पूरी चर्चा के सार को बहुत अच्छे से पकड़ता है। सच्चा प्रेम ये इंसान मेरा है कहने से जन्म नहीं लेता। इसके बजाय वो किसी की उपस्थिति या प्रेजेंस का गहराई से सम्मान करने से जन्म लेता है। प्रेजेंस का सम्मान। हाँ, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की उपस्थिति का आनंद लेता है, बिना उसे अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश किए, बिना उसे भविष्य के लिए रिजर्व किए, तब जाकर एक असली, जीवंत और गहरा संबंध आकार लेता है। बहुत खूब। तो आज के इस गहरे विश्लेषण से हमारे सामने जो मुख्य बातें निकलकर आई हैं, वे सचमुच रोजमर्रा की उस सोच को चुनौती देती हैं जिसे हम बिल्कुल सामान्य मान चुके हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि भाषा का प्रभाव कितना गहरा होता है और कैसे सिर्फ मेरा शब्द का अनजाने में किया गया प्रयोग भी इंसान के अवचेतन में एक स्वामित्व का भाव पैदा कर देता है। हाँ। हमने ये भी समझा कि कैसे नियंत्रण, ईर्ष्या और असुरक्षा अक्सर दुनिया के सामने प्रेम का मुखौटा पहनकर आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो बच्चों वाली बात है ना। हमने ये जाना कि माता पिता के निस्वार्थ माने जाने वाले प्रेम में भी कैसे एक सूक्ष्म अहंकार छिपा हो सकता है जो बच्चे के स्वतंत्र विकास में बाधा बन सकता है। सही कहा। सच्ची आत्मीयता के लिए स्वतंत्रता सिर्फ एक अच्छा विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इस चर्चा को सुनने के बाद ना किसी के लिए भी ये एक बहुत ही उपयोगी मनोवैज्ञानिक अभ्यास हो सकता है कि वे अपने खुद के जीवन में थोड़ा रुककर झांक कर देखें, रिफ्लेक्ट करें। हाँ, जिन रिश्तों को लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, उनका वास्तविक आधार क्या है? क्या उन रिश्तों में सचमुच नर्चरिंग या पालन पोषण का भाव है, जहां सामने वाला इंसान मानसिक रूप से आजाद और हल्का महसूस करता है? या फिर उन रिश्तों की जड़ों में एक अचेतन प्रभुत्व काम कर रहा है, जहां हर चीज को, हर भावना को अपनी शर्तों पर नियंत्रित करने की एक छिपी हुई कोशिश हो रही है? ये आत्मनिरीक्षण किसी भी रिश्ते की पूरी दिशा बदल सकता है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें खुद को देखना शायद थोड़ा मुश्किल जरूर हो, लेकिन भावनात्मक रूप से विकसित होने के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री की नींव पर बना एक ऐसा विचार जो शायद सुनने वालों को एक लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। बताइए। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। अगर हम आज की चर्चा के आधार पर यह मान ले कि स्वामित्व वास्तव में प्रेम को जहर बना देता है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? हमारे समाज के लगभग सभी कानूनी और सामाजिक ढांचे रिश्तों में इसी अधिकार की गारंटी देने पर तो टिके हैं। अरे हाँ, ये तो है। विवाह के कानूनी अनुबंध से लेकर तलाक के नियमों तक और वसीयत से लेकर विरासत तक समाज का पूरा सिस्टम मेरा होने का प्रमाण पत्र बांटने का काम करता है। सर्टिफिकेट्स ऑफ ओनरशिप। बिल्कुल।
तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी सामाजिक और कानूनी संरचना ही कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है जो अनजाने में प्रेम के मूल, स्वतंत्र और प्रवाहमय स्वरूप के ही खिलाफ काम करती है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या समाज को स्थिर रखने के लिए हमने प्रेम की बलि चढ़ा दी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और विचारोत्तेजक विषय की गहराई में उतरने के लिए।